नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश में दुष्कर्म के मामले में मध्य प्रदेश देश के शीर्ष पर है। ये शर्मनाक आंकड़ा है, लेकिन इस आंकड़े की एक दर्दनाक सच्चाई भी है। प्रदेश में दुष्कर्म के जितने मामले पिछले 3 वर्षों में दर्ज हुए हैं, उनमें से 85% लिव इन में रहने वाली युवतियों ने दर्ज कराए हैं। इसका अर्थ यह है कि पूरे होशो आवाज में और सहमति से किया गया दुष्कर्म है। मध्य प्रदेश में ऐसे दुष्कर्म की संख्या पिछले 3 साल में 12,300 के करीब है। लगभग सभी दुष्कर्मों की कहानी मिलती जुलती है। लड़का लड़की में प्यार हुआ, दोनों लिव इन में रहने लगे, दोनों के बीच संबंध बने। कुछ दिन बाद लड़के ने दूरी बना ली और लड़की थाने की दहलीज पर जा खड़ी हो गई। ऐसे मामले में लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड या फिर लिव इन पार्टनर के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराती हैं। केस की रिपोर्ट में अक्सर एक लाइन जरूर होती है कि शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। कई बार उल्टा भी होता है, लड़कियां लड़कों को धोखा भी दे देती हैं। इसके बाद लड़के पुलिस के पास नहीं जा सकते, क्योंकि उनके साथ जो हुआ वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन लड़कियों को कानून का सुरक्षा कवच मिला हुआ है। वो पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा सकती हैं। इसके बाद जब मामला अदालत की दहलीज पर पहुंचता है तो सजा नहीं हो पाती, क्योंकि अदालत भी सहमति से सेक्स को अपराध नहीं मानती। तो वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2021 तक मध्य प्रदेश में दुष्कर्म के 14,476 अपराध दर्ज किए गए। सबसे ज्यादा मामले 2021 में दर्ज हुए। इसमें से लगभग 12,300 मामले ऐसे थे जिनमें लिव इन पार्टनर्स ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। ज्यादातर लड़कियों का शारीरिक शोषण शादी का झांसा देकर किया गया। 13% मामले ऐसे भी थे जिनमें दुष्कर्म करने वाले नजदीकी रिश्तेदार या पहचान वाले लोग थे। नजदीकी लोग जिनकी तरफ से दुष्कर्म निश्चित ही एक अपराध तो है ही, लेकिन लिव इन में हो रहे दुष्कर्म पर बड़ा सवाल पैदा हो गया है। ज्यादातर मामलों में शादी से इनकार करने पर युवतियां थाने पहुंच जाती हैं। उनका पार्टनर दूसरी लड़की से शादी करना चाहता है या फिर पहले से शादीशुदा होता है। कानून सबूत के आधार पर काम करता है और स्त्री पुरुष की सहमति से बने सेक्स संबंध अपराध नहीं है। इसलिए ज्यादातर मामलों में निर्णय लड़कियों के खिलाफ ही जाता है। लिव इन को लेकर अब समाज के साथ साथ न्यायालय भी सवाल उठा रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने लिव इन को सामाजिक अभिशाप बताया है। कोर्ट का कहना है कि इससे यौन अपराध बढ़ रहे हैं, समाज में विकृति फैल रही है। हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त अधिकार का एक सह उत्पाद बताया है, जिससे यौन अपराधों में वृद्धि हो रही है। लेकिन इसके बाद भी लिव इन का प्रचलन बढ़ रहा है और दुष्कर्म के मामले भी बढ़ रहे हैं। दो वयस्कों के बीच रिश्तों को कानून अपनी तरह परिभाषित करता है। सवाल यह है कि जब दोनों पक्ष सहमति के साथ रह रहे थे तो एक पक्ष अपराधी कैसे हो गया? यदि किसी ने विवाह से इनकार किया तो ये धोखाधड़ी हो सकती है। धोखाधड़ी का कानून अलग है, लेकिन लिव इन जैसे बेनाम रिश्तों में ये धोखाधड़ी समाज को खोखला कर रही है। सामाजिक वातावरण दूषित हो रहा है, अपराधों की संख्या बढ़ रही है। आखिर क्यों लिव इन में रहना चाहते हैं आजकल के यंगस्टर्स? एक गंभीर समस्या है, क्योंकि एक प्रचलन, एक ट्रेंड की तरह ये बढ़ता ही जा रहा है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ लिव इन में रहता है। उसके बाद जब बात नहीं बनती तो मामला अदालत या फिर थाने तक पहुंचता है। इन मामलों में सबसे ज्यादा लड़की ही कंप्लेन लिखवाती है। लड़का कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसे लगता है अगर वो जाएगा तो उसके खिलाफ उसका कोई सहयोग करने वाला नहीं होगा। ऐसा कोई कानून नहीं बना जहां वो अपनी बात दर्ज कराए और किसी तरह की धाराओं में मामला दर्ज हो। समझने की कोशिश करेंगे। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस मसले को लेकर हम और भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आज ये मुद्दा इसलिए भी हमने उठाया है क्योंकि युवाओं से जुड़ा हुआ है। युवा एक तरफ अपने करियर पर फोकस्ड है, अपने काम पर फोकस्ड है, दूसरी तरफ इन तरह की चीजों में, इस तरह की घटनाओं में फंसकर खासतौर पर पुरुष कहीं ना कहीं अपने करियर को, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। और जब ये साफ है कि अगर दो लोगों के बीच संबंध बने, वो भी सहमति से, तो वो कैसे किसी एक के लिए गुनाह हो गया? विवेक, देखिए, एक कहावत है कि ताली एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथ से बजती है। लेकिन महिलाओं के प्रति जैसा कि राज्य सरकार दावा करती है कि किसी भी बेटी या महिला के साथ किसी भी तरीके से दुराचार या दुष्कर्म होता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। पुलिस भी इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए महिला की पहली प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करती है और इसका फिर विवेचना की जाती है, जिसके बाद ये सामने आता है कि सहमति के साथ संबंध बने और महिला लिविंग में थी। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और कई कोर्ट की ये टिप्पणी रही है कि ये किसी भी तरीके से ये जो
कि शारीरिक शोषण के मामले हैं, इसमें ये देखा गया है कि सहमति से जब संबंध बनते हैं तो इसमें गलती एक तरफ से ही नहीं देखी जाती है, बल्कि दोनों ही तरह से इसका जो है वो अ, संपर्क में बनता है। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस महिला सुरक्षा शाखा ने भी रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें ये कहा गया है कि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा जो अपराध है उसमें दुष्कर्म के 85% जो केस है वो लिविंग रिलेशन में रहकर जो है वो दर्ज हुए हैं। बाद में युवतियों ने पार्टनर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इनमें से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण की जो शिकार हुई हैं वो सबसे ज्यादा युवतियां शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 13% ऐसी युवतियां हैं जिनके करीबी या फिर रिश्तेदारों ने उनका शारीरिक शोषण किया है। सिर्फ 2% ऐसे मामले हैं जहां पे ये देखा गया है कि अपरिचित के द्वारा दुराचार किया गया है और वही सही मायने में दुष्कर्म के आरोपी हैं। ऐसे में कई बड़े सवाल है कि पुलिस जब प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करती है तो पुलिस को पहली ही एफआईआर के बाद ही महिला के बयान दर्ज करने होने चाहिए, उसके बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन महिलाओं के प्रति जो सरकार का रुख है वो साफ है कि किसी भी तरीके से महिला अपराध के संबंध में शिकायत है तो उस पर मामला दर्ज किया जाए। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 15 तरीके के महिला अपराध है जो महिला सुरक्षा शाखा ने है वो तय किए। इनमें दुष्कर्म के साथ हत्या, सामूहिक दुष्कर्म, दुष्कर्म का प्रयास, लैंगिक उत्पीड़न, छेड़छाड़, लज्जा भंग करना, पीछा करना आदि को शामिल किया। इन तमाम जो ये जो अपराध तय किए हैं इनमें अधिकांश रेप के मामले दर्ज हैं। साल 2019, 20 और 21 के आंकड़े देखे जाएं तो ये जो केस की है पूरे 10,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। और एक रिपोर्ट ये बताती है कि भले ही भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुआ है लेकिन 26% की बढ़ोतरी हुई है और प्रदेश में जो महिला अपराध है हालांकि उसमें कमी आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ी बात ये देखा गया है कि जो रेप के मामले दर्ज होते हैं उसमें से युवतियों की तरफ से एक जो दलील दी जाती है शादी का झांसा देकर जो है वो शारीरिक संबंध बनाए गए, शोषण बनाए गए, ये सबसे ज्यादा मामले मध्य प्रदेश में सामने आए हैं अब तक। बिल्कुल विवेक, और लगातार इस तरह के मामले निकलकर जब सामने आते तो सवाल उठता है कि किस तरफ जा रही है आज की युवा पीढ़ी का भविष्य, क्योंकि एक ट्रेंड की तरह इसे इस्तेमाल किया जाने लगा, एक फैशन की तरह युवा पीढ़ी में ये चलन बढ़ता जा रहा है और किसी तरह से कोई रोक टोक भी नहीं होती। पहले जब इस चीज़ की परमिशन नहीं हुआ करती थी, क्योंकि लगातार जो मामले आए उसके बाद हमने देखा कि इसको लेकर किसी तरह का कोई क्राइम या कोई गुनाह नहीं माना जाने लगा था कि अगर आप किसी पार्टनर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लेकिन इससे पहले तक थोड़ा खौफ था, डर था, लोग युवा जो है खास तौर पर अगर साथ में रहना चाहते थे तो उन पे बंदिशें थी। क्या आपको लगता है कि जो जितना फ्री ये माहौल हुआ है उसके बाद भी ये मामले बड़े हैं, रोक टोक नहीं है? देखिए, सोशल मीडिया के जमाने में किसी भी तरह की कोई पाबंदी अब बची नहीं है। कम उम्र के बच्चे भी आज की डेट में मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं और मोबाइल की पढ़ाई के साथ साथ उनकी संदिग्ध गतिविधियां भी जारी है। ऐसे में सवाल लाजमी है कि अपराध का स्तर भी बढ़ा है। जैसा कि लिविंग रिलेशन की बात है तो पहले की स्थिति कुछ और थी, लेकिन अब जमाना बदलता जा रहा है। युवाओं के पास कई आयाम हैं, कई तरीके की वो नए जो है कदम उठा रहे हैं और लिविंग रिलेशन आज की डेट में कॉमन हो चुका है। इसी की वजह से जो सामाजिक समरसता है वो कहीं न कहीं जो है खंडित हो रही है और यही देखा जा रहा है कि इसकी वजह से महिलाओं के अपराध में भी एक तरीके से बढ़ोतरी देखी गई है। दूसरा एक सबसे बड़ा इशू ये है कि जब लिविंग रिलेशन की बात आती है तो यह सहमति युवक और युवती के बीच में होती है, लेकिन इसमें बाद में परिवार की दखलंदाजी होती है और जो युवती की तरफ से पक्ष रहता है वो भी जायज है कि आखिर शादी करने से इनकार किया है तो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की जाए। पुलिस जब इस मामले की विवेचना करती है तो शारीरिक शोषण का जब सवाल आता है तो उस पर दुष्कर्म की देखा जाता है और तभी मामला दर्ज होता है। तो ये देखा गया है कि जो अब तक मध्य प्रदेश में मामले सामने आए हैं उनमें से ये देखा गया है कि 18 वर्ष से अधिक युवतियों के साथ सबसे ज्यादा जो है वो शारीरिक शोषण हुआ है और उन्हीं के द्वारा सबसे ज्यादा मामले जो है वो दर्ज कराए गए हैं। बिल्कुल विवेक, अब ऐसे में क्योंकि हम दोनों ही पहलुओं पर बात कर रहे हैं, एक तो ये कितना गलत है और दूसरा ये
कि जब इस पूरे मामले के बाद जब युवती या महिला जब कोर्ट की शरण लेती है, थाने तक पहुंचती है, तो मामला उसकी तरफ से दर्ज होता है। लेकिन अगर यही स्थिति पलटती है तो युवक जो है या जो भी लड़का है वो किसी तरह से कंप्लेन दर्ज नहीं करवा सकता। और क्योंकि महिलाओं के हक के लिए कानून इतने सख्त हैं कि उस कंप्लेंट्स भी इजीली दर्ज होती हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोशिशें भी हैं कि अगर कोई भी महिला या कोई भी बेटी कंप्लेन लिखवाने आए तो उसे किसी तरह से परेशान ना होना पड़े, तो प्राथमिकी दर्ज होती है। लेकिन यही अगर हम लड़कों की तरफ या युवकों की तरफ हम यही प्रक्रिया देखें तो इसमें काफ़ी अंतर है। आप मानते हैं कि ये भी एक तरीका गलत है? देखिए, समाज और सरकार दोनों ही महिलाओं को अलग दृष्टि से देखती है, उनको सम्मान की नजर से देखती है। जब सम्मान की नजर से देखती है तो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध को प्राथमिकता महिलाओं की तरफ ही दी जाती है, क्योंकि महिलाओं को अलग दर्जा दिया गया है, नारी सम्मान की दृष्टि से उन्हें देखा जाता है। सवाल लाजमी है, लेकिन इसका जवाब भी किसी के पास है नहीं। और ये भी नहीं देखा जाता कि किसी युवक ने किसी महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। यदि शिकायत दर्ज कराती है तो महिला के बयान के आधार पर युवक पर ही कार्रवाई होती है। ऐसे में यह कार्रवाई कितनी जायज है और युवक कितने प्रतिशत शिकायत ऐसी दर्ज कराते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं और जो काफी लंबे समय से विवेचना करते आ रहे हैं ऐसे मामलों में, तो वो ये बताते हैं कि 1-2% ही ऐसे कभी मामले आते हैं। यदि 200 महिलाओं के प्रति अपराध की महिलाओं ने शिकायत की है तो 1% से भी कम ऐसे युवा हैं जो महिलाओं के विरुद्ध जो है वो शिकायत दर्ज कराते हैं। हालांकि इसमें कोई कार्रवाई का प्रावधान है नहीं, इसलिए महिलाओं के प्रति युवक के द्वारा जो शिकायत दर्ज कराती है उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि लिविंग रिलेशन को कितना जायज माना जाए और लिविंग रिलेशन के आधार पर पुलिस जो कार्रवाई करती है वो कितनी सही है, क्योंकि कोर्ट की टिप्पणी के बाद पुलिस को आरोपी को छोड़ना पड़ता है। और जब ये मामला कोर्ट में विचाराधीन होता है, लगातार जो इसकी प्रोसीडिंग होती है वो चलती रहती है, तो उसके बाद कोर्ट के जो फैसले हैं 50% से जो भी अधिक फैसले हैं वो ये बताते हैं कि लिविंग रिलेशन कोई गुनाह नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि 6 महीने से अधिक तक अगर लिविंग रिलेशन में कोई है और उसके बाद मामला दर्ज होता है तो वो दुष्कर्म और शारीरिक शोषण का मामला नहीं रहता। हालांकि जो पुलिस की FIR है उसमें साफ तौर पर जिक्र यही किया जाता है कि महिलाओं को शादी का झांसा देकर जो है उनके साथ दुराचार किया जाता है और बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है। विवेक, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। एडवोकेट प्रियल आनंद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। मैडम, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रही हैं आप मुझे? जी पारुल। प्रियल जी, हम आज चर्चा कर रहे हैं एक गंभीर विषय जो हम समाज में देख रहे हैं, काफ़ी ट्रेंड करता जा रहा है, लोग इसे काफ़ी फॉलो कर रहे हैं। आजकल के यंगस्टर्स खासतौर पर लिव इन रिलेशन या सहमति से बनाए गए संबंध, उसके बाद महिलाओं का या बेटियों का जाकर कंप्लेन लिखवाना, बाद में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया, इस तरह के बार बार मामले सामने आना, इसे एक सभ्य समाज में अगर इस चीज़ को हम देखें तो आप इसे कैसे देखती हैं? और एक अधिवक्ता होने के नाते आप मानती हैं कि सिर्फ महिलाएं जाती हैं उनकी कंप्लेन दर्ज होती है, पुरुष जाते हैं उनको वो महत्वता नहीं मिलती, जबकि धोखा लड़कियों की तरफ से भी दिया जाता है? बिल्कुल सहमत करती हूँ पारुल जी आपकी बातों से। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप बिल्कुल अगर आज देखें तो समाज में ये आजकल का एक ट्रेंड हो गया है। जस्ट कि जितने भी यंगस्टर युवाएं हैं आजकल लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, और ये खासकर आपको बड़े शहरों में आपको जरूर देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं समाज भी इससे प्रभावित आप नहीं कह सकती हैं। बहुत जगहों पे ऐसे होते हैं कि बहुत जगहों पे बैचलर्स को एक रेंट के हिसाब से कुछ फैमिलीज रेंट नहीं देती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और समाज के अंदर देखिए लिव इन रिलेशनशिप का जो एक प्रावधान है वो प्रोज में भी है और कॉन्स में भी है। ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि महिलाएं सिर्फ इसके ऊपर केस दर्ज करवाती हैं, बहुत सारे ऐसे पुरुष भी हैं जो कि इन पे केस दर्ज होते हैं या दर्ज करवाते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। रही बात देखिए इनके प्रोज और कॉन्स आपको बहुत सारा समाज के अंदर देखने को मिलेगा। कुछ लिव इन रिलेशनशिप ऐसे हैं जहाँ पे आप 5 साल से ऊपर देखें कि कोर्ट के एम्बिट में भी ये कहा गया है कि ये वैसे
सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के अंदर आती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि लोग ये 5 साल के बाद अलग हो जाते हैं, जहाँ पे लड़कियों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, जहाँ पे महिलाओं को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। वो जो भी उनके पार्टनर हैं वो छोड़ देते हैं, या आगे की जो एक प्रोसीजर्स होती है, एक रिचुअल्स होते हैं, वो चीज नहीं करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर इसका एक आप पॉजिटिव तो नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं इसकी एक नेगेटिव अवेयरनेस ही आपको देखने को मिलेंगी। पॉजिटिवनेस में बहुत हद तक मैं समझती हूँ कि बहुत कम लोगों के बीच में है कि आज आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं, या फिर आगे चल के आपकी मैरिज हो रही है, या कुछ भी ऐसे बहुत सारे घटनाएं भी देखने को मिलती है जहाँ पे महिलाएं बहुत ज्यादा इससे प्रभावित होती हैं। महिलाओं को बहुत ज्यादा इस चीज का फेस करना पड़ता है, महिलाएं सेपरेशन में चली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक लॉ के अंदर जो इसकी एक प्रोज है, साथ साथ में उस प्रोज का लोगों ने एक कॉन्स भी निकाला है, इसका डिसएडवांटेजेस भी निकालना स्टार्ट कर दिया है, जो कि हमारे समाज के लिए बिल्कुल सही नहीं है, आने वाले हमारे यंगस्टर के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो इस चीज का हम लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर समाज के अंदर, अगर कानून के अंदर इसका एक प्रतिबंध बनाया गया है, तो वो किस हद तक है और किस हद तक इस चीज को देखा जा सकता है। कहीं गलती नहीं होती है कि एडल्ट 18+ हो जाते हैं, अपनी सही गलत का वो बिल्कुल ही अच्छे से अपना जो कह सकती हैं आप एक विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस एक स्टेप का जो नतीजा होता है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो उनको 3-4 साल के बाद भुगतना होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कानून ने जो एक कानून व्यवस्था बना करके रखी है कि आप 5 साल के बाद देखें तो 5 साल के बाद लिव इन रिलेशनशिप में जितने भी कपल्स रहते हैं उनको ऑटोमेटिकली मैरिज कपल्स में काउंटिंग कर दिया गया है। कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो लेजिटिमेट हो जाती है, तो बी कॉल्ड एज अ पार्टनर, तो बी कॉल्ड एज अ वाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टनर ऑफ देयर ओन। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून का अगर प्रतिबंध ना रहे तो मुझे लगता है कि ये समाज के लिए बहुत ही एक आप ये कह सकते हैं डिसएडवांटेज हो जाएगा, और लोगों के अंदर भी जागरूकता नहीं होगी कि लोग जो यंगस्टर्स आज के टाइम में जो स्टेप्स ले रहे हैं, उस चीज का क्या वो स्टेप सही ले रहे हैं या गलत ले रहे हैं। बिल्कुल मैडम, ऐसे में जब हम आने वाले समय की बात करें, क्योंकि ये वो स्टेज होती है यंगस्टर्स की जब वो स्टडीज़ पर फोकस करते हैं, अपने करियर पर, अपने फ्यूचर पर, लेकिन एक उनका स्टेप जो आने वाले समय पर अगर उनका रिलेशन अच्छा जाता है, वो अगर 11 में भी हैं और आगे जाके वो एक बंधन में बन जाते हैं, लेकिन अगर इसी के उलट परिस्थिति बनती है तो उनका करियर भी खराब हो जाता है, मेंटली भी परेशान हो जाते हैं, और कई सारी स्थितियां उनके जीवन में, कई सारी परिस्थितियां उनके जीवन में बिगड़ जाती हैं। प्रियल मैडम, तो ऐसे में आपको लगता है कि कोई लॉ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पहले तक किसी तरह से इस हद से, इस तरह से रहना, लिव इन रिलेशनशिप में रहना लोग सोचते थे, डर होता था, खौफ होता था, कानून होता था, लेकिन अभी किसी तरह का कोई खौफ या डर नहीं है, इवन पेरेंट्स भी एग्री हो जाते हैं कई बार। देखिए पारुल जी, नेचर ऑफ रिलेशनशिप या बाइगेमी पे अगर आप बोले तो आप जैसा हमारे कानून के अंदर सेक्शन 2 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, हमारे जैसे एक डोमेस्टिक रिलेशंस होता है, जिस तरह 2 दाम्पत्य जीवन के लोग इसके अंदर रहते हैं, इसके अंदर अपनी जीवन व्यतीत करते हैं, उसी तरीके से कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे लॉज हैं लिव इन रिलेशनशिप्स के अंदर। अब आप जैसे देखें कि लिव इन रिलेशनशिप आज कहीं ना कहीं प्रतिबंध के रूप में अगर आप देखें तो लोग इसका गलत मायने भी लगा करके बैठते हैं कि एक शादीशुदा अगर मर्द के साथ एक अनमैरिड एक युवती रह रही है तो कहीं ना कहीं इसको भी लिव इन रिलेशनशिप्स का ही नाम दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें नहीं होती है, इन सबका एक सेगमेंट गया हुआ है। अगर आप एक मैरिड कपल के साथ लिव इन में आ रही है तो वो एक डिफरेंट प्रोस्पेक्ट हो जाता है, वो आप इंडियन पीनल स्कोप ऑफ बाइगेमी आ जाता है, जिसके अंदर सेक्शन 494 ऑफ इंडियन पीनल कोड का हम डेफिनेशन दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए लिव इन रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इस चीज को धारणा के हिसाब से ले रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग कंटेंडरशिप है, बहुत ज्यादा आप दोनों आपस में अपना फ्यूचर देख रहे हैं,
तभी कहीं ना कहीं इन सारी चीजों की आप एक स्टेप ले। ऐसे नहीं कि आप आज इनके साथ हैं, आप कल की डेट में आप इनके साथ होंगे। कल की डेट में आपकी फैमिली की रेप्यूटेशन के साथ साथ आपकी ओन रेप्यूटेशन, आपकी प्रोफेशनल रेप्यूटेशन होगी और समाज बहुत के सारी अंदर चीजों आप पर क्या फर्क पड़ रहा है, और ये आज के जी। युवा जितना आसानी से, जितना जल्दी से समझ लें, वो उनके लिए ही अच्छा है। और यही मकसद था हमारा इस कार्यक्रम को भी करने का, प्रियल मैडम आपसे भी बात करने का, क्योंकि इफ एंड बट्स और जो पॉइंट्स लीगल हैं वो भी आप हमें समझा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी हद तक हमें समझाने की कोशिश की। हमारे दर्शकों को आपकी बातें उम्मीद करते हैं समझ में आई होंगी। तो रिलेशनशिप एक नॉर्मल सा वर्ड हो गया है, लिव इन रिलेशन एक आम सा शब्द हो गया है। और आप समाज में देखिए, मेट्रो सिटीज़ में देखिए तो चलन भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट्स आने वाले समय में ये दोनों ही कपल्स, किसी में इनमें से एक निकल कर बाहर आता है और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला दर्ज हो जाता है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में देखी जाती हैं, लेकिन कई बार ये सक्सेसफुल भी हो जाती हैं, क्योंकि दोनों कपल्स आगे तक जाकर अपना फ्यूचर तय करते, एक बंधन में बन जाते हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग पहले से बहुत बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर यही चीज़ बिगड़ती है तो फिर उसके बाद कानून और कोर्ट कचहरी थाने तक जाती है। लेकिन इस मामले में पुरुषों की स्थिति काफ़ी ख़राब है, क्योंकि ये माना जाता है कि पुरुष अगर जाते हैं थाने तो वो किस तरह की कंप्लेंट्स अपने लिए लिखवाएंगे। तो कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरह से ये चलन बढ़ रहा है, क्या ये समाज के लिए, क्या ये युवाओं के लिए ठीक है? ये सवाल अभी भी बरकरार है। दीजिए इजाज़त, रखें अपना ख्याल। नमस्कार।